वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उनमें से पहला टॉपिक कौन सा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, सभी के अंदर ये टॉपिक डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो ध्यान से देखना है एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है। देखिए, पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यूएनओ, जिसको आप यूएनओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यूएनओ का अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगर आपसे इसका स्थापना वर्ष पूछा जाए तो क्या है? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रट्टा मार लेना इसको, आपके एग्जाम में भी शायद यही क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है फ्रेंड्स यहाँ पे। जैसे यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। आपको मैं सभी जो न्यूयॉर्क यूएसए हैं उनको एक साथ बताने वाला हूँ, फिर आगे वाले भी एक साथ बताऊँगा, ठीक है। तो आपको उससे क्या है कि एक आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका स्थापना वर्ष कब है? 11 दिसंबर 1945 को, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या होती है यूएनओ की? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना वर्ष इसका 24 अक्टूबर 1945 है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है, ठीक है। और इसका स्थापना वर्ष है 11 दिसंबर 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए, ठीक है। तो यूएनएफपीए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएसए में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1969, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, चौथे नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब कि यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए, स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OECD, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। और अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 30 सितंबर 1961, ठीक है। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। और स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 29 जुलाई 1957 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक। ओपेक डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और स्थापना वर्ष सितंबर 1960 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे IMF। IMF की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपके एग्जाम में पूछा गया है ये 28 फरवरी को जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे? वाशिंगटन DC यूएसए में है। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC यूएसए में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? जुलाई 1944, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें SSC की जो एग्ज़ाम है
ठीक है, CGL की बात करते हैं या फिर 10+2 या फिर जो भी एग्जाम है SSC की, ठीक है, उसके अंदर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगर आपको स्थापना वर्ष पूछा जाए तो जुलाई 1961 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, ईमो, ठीक है, IMO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वही लंदन में है इसका भी, और स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1954 को इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर कहाँ पे, द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1945 को इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर का FAO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है। हेडक्वार्टर रोम, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नाटो, नाटो का एग्जाम में पूछा जाता है सीधा। देखिए जितने भी आपको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई है सभी, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसको शॉर्टकट में बोला जाता है नाटो। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1949 को इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आबू धाबी, ठीक है, जो कि कहाँ पे, UAE में। और अगर इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 26 जनवरी 2009 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है आसियान। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर का एपेक भी पूछा जाता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिंगापुर में है। अगर इसका स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1989 को इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर का UNCTAD, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्थापना वर्ष 1964 है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना वर्ष 7 अप्रैल 1948 को इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यहाँ पे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO डायरेक्ट पूछा जाता है, ILO की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1990 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे WMO, मतलब कि वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1950 को इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना वर्ष इसका 1971 है। और देखिए WEF को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है, तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है, और इसके स्थापना वर्ष 5 अक्टूबर 1948 को किया गया है, ठीक है।
अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य, इंडियन क्लासिकल डांस एंड स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली, कथक और कथकली में आपको याद रखना है, कथकली केरल का है, कली आ जाए तो केरल और कथक ही आए तो ओनली उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी की बात की जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है, तो जो मणिपुरी है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये ऊपर वाले चार, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय देखिए ये भी आपको याद रखना है, जो शास्त्रीय है वो आसाम का है शास्त्रीय नृत्य, और मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दो तो ये नीचे वाले, ठीक है, और चार ये ऊपर वाले, ठीक है, चार ये ऊपर वाले और दो नीचे वाले, ये इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा मार लेना बस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य खत्म हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विश्व की प्रमुख देशों की संसद के नाम, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जर्मनी है, तो जर्मनी की जो संसद है उसका नाम क्या है, बुंडेस्टैग, ठीक है, तो बुंडेस्टैग इसका क्या है, संसद का नाम है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। यूएसए की बात की जाए तो कांग्रेस है, यूएसए की जो संसद है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। इजराइल की संसद का नाम नेशेट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा भी गया है। नेक्स्ट जापान, जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाइट, ठीक है, रट्टा मार लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ भी करो लेकिन इसको रट्टा मार लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है, संघीय संसद, मतलब कि फेडरल पार्लियामेंट। नेक्स्ट है स्पेन, स्पेन की जो संसद है उसका नाम क्या है, कोर्टेस, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, रट्टा मार लेना इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है शूरा, शूरा भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है पोलैंड की संसद है उसका नाम है सेज्म, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम क्या है, फोल्केटिंग, क्या है, डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्विट्जरलैंड की जो संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इटली, इटली की संसद का नाम है सीनेट, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इटली की संसद का नाम क्या है, सीनेट, ठीक है। तो आपको याद हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थे, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको रट्टा जरूर मार लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आंदोलन किया था गांधी जी ने चंपारण, वो किया था 1917 में, ठीक है। 1917 में पहला सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा, उसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 1917 में किया गया था। दूसरा सत्याग्रह किया था उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज अभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 1930 में किया गया था, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट दलित आंदोलन, दलित आंदोलन 1933 में किया गया था, 1933 में दलित आंदोलन किया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना जितने भी आपको ये बताए गए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट जितनी भी योजनाएं वो आपको मैं बता देता हूँ फटाफट। देखिए पहली योजना इंपॉर्टेंट है जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को ये लागू की गई थी। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्किल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन है जो ये योजना 28 अगस्त 2014 को ये भी लागू की गई थी, और युवाओं में कौशल विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को ये लागू की गई थी, और इसका लक्ष्य था देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को ये लागू किया गया था, ठीक है, और 2 अक्टूबर 2019 है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना, तो 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना इसका लक्ष्य था, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सांसद आदर्श गांव योजना। ये 11 अक्टूबर 2014 को चालू की गई थी और इसका लक्ष्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे श्रमेव जयते योजना। तो श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? श्रमिक विकास को समर्पित योजना, मतलब कि श्रमिक विकास को समर्पित योजना थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 8वें नंबर की हृदय योजना। 21 जनवरी 2015 को ये लागू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों पर आर्थिक विकास करना। ठीक है, इन शहरों को क्या है? आर्थिक विकास करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ये लागू की गई थी 8 अप्रैल 2015 से और इसका लक्ष्य क्या था? छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 10वें नंबर की योजना है उजाला योजना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है उजाला योजना। तो 1 मई 2015 को ये लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अटल पेंशन योजना। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015 को ये लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना चालू करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। चलिए आगे और देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को ये लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य था 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा 330 रुपये सालाना प्रीमियम के साथ में करना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको सब चीज़ें याद रखनी है। 330 रुपये सालाना प्रीमियम करना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कितने लाख का जीवन बीमा है? ये 2 लाख रुपये का जीवन बीमा है। और उम्र एज क्या है, वर्ष क्या है लोगों की? तो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए ये योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मई 2015 को ये लागू की गई थी। 18 से 70 वर्ष की लोगों के लिए ये लागू की गई है और उन लोगों के लिए साधारण बीमा है या फिर दुर्घटना बीमा है, कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, मतलब और इसमें क्या करना पड़ता है? 12 रुपये पर वर्ष ये जमा कराना पड़ता है, इससे बीमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को ये लागू की गई थी और 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर की अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना 25 जून 2015 को लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से ज़्यादा शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। ये 2 जुलाई 2015 को ये लागू की गई थी योजना। ठीक है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। 5 नवंबर 2015 को ये लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? घरों एवं अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्ण बॉन्ड योजना। तो स्वर्ण बॉन्ड योजना लागू की गई थी 5 नवंबर 2015 को और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उदय योजना। उदय योजना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 2015 में लागू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना, इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? नए उद्यमों को बढ़ावा देना, इसका मुख्य लक्ष्य था। तो आपको रट्टा मारना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेतु भारतम योजना। ठीक है, ये 4 मई 2014 को ये लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए और अंडर ब्रिज का निर्माण करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 22वें नंबर की योजना है स्टैंड अप इंडिया। तो ये 5 अप्रैल 2016 को ये लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य था अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना, इसका मुख्य लक्ष्य था। तो आपको रट्टा मारना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये योजनाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 ग्रामोदय से भारत उदय। तो ये 14 से 24 अप्रैल 2016 से लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य था देश में सही विकास के लिए गाँव
का विकास करना, गाँव को विकास करने पर बल देना इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 24 नंबर की प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ये 1 मई 2016 को लागू की गई थी। रट्टा मार लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली, 101% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। 25 नंबर की नमामि गंगे योजना, ये 7 जुलाई 2016 को ही लागू की गई थी और इसका मुख्य लक्ष्य था गंगा नदी की स्वच्छता करना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा मार लेना। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्रमुख बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियाँ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछी जाती है, तो आपको क्या है कि अच्छे से इसको देखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कब हुई थी, देखिए आपको सब चीज़ें बताऊंगा मैं यहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगीति, स्थान राजगृह, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है। और समय है यहाँ पे 483 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के। रट्टा मार लेना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। शासनकाल किसका था यहाँ पे, अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे, तो उनके शासनकाल में ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो हुई थी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या था, यहाँ पे बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर की बौद्ध संगीति। ठीक है। तो ये हुई थी, स्थान था यहाँ पे वैशाली में। ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है। समय यहाँ पे 383 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे, साब कमीर। ठीक है। मतलब कि जिसको सर्व कामनी के नाम से भी जाना जाता है। शासनकाल था यहाँ पे कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के मतलब शिशुनाग वंश के राजवंश थे। ठीक है। और उनके शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई थी। उद्देश्य क्या था यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति का, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांगिक 2 भागों में बट गया था। ठीक है। इसका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर की जो बौद्ध संगीति है वो कौन सी है, ये कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है। और समय 251 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, मोगलीपुत्र तिस थे। ठीक है। तो मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था, अशोक का। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है। तो यहाँ पे उनके शासनकाल में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इसमें उद्देश्य क्या था, यहाँ पे संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। पहले 2 पिटक थे, अब ये तीसरा भी जुड़ गया, कौन सा, अधिधम्म पिटक। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी, ठीक है, उसमें यहाँ पे महासांगिक को 2 भागों में बांटा गया था। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसमें 2 पिटकों में एक टूट गया था। कौन कौन से, विनय सुत्त पिटक और विनय पिटक। अब तीसरी संगीति में क्या हुआ, किसको एक और पिटक में तोड़ा गया, कौन से, अधिधम्म पिटक। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरी संगीति। ठीक है। चौथी संगीति है वो है, देखिए यहाँ पे स्थान कश्मीर के कुंडलवन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा मारना है। समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष यहाँ पे अशुघोष थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है। और उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी चारों बौद्ध संगीतियाँ यहाँ पे हो गई है और इसी के साथ में हमारा ये पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फ्रेंड्स ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में, जो कि 1 अगस्त, 8 अगस्त और 29 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो ध्यान से देखना प्रत्येक वीडियो को। अगर आपका एग्जाम बाद में है तो इसको 3-4 बार जरूर देख लेना, ताकि आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट तरीके से सही हो जाएं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।